डियर स्टूडेंट, किसी भी देश में विविध प्रकार की जनसंख्या पाई जाती है और इस जनसंख्या में अलग अलग उम्र के लोग होते हैं, अलग अलग धर्म के लोग होते हैं, अलग अलग जाति के लोग होते हैं और अलग अलग लिंग के लोग और अलग अलग व्यवसाय के लोग होते हैं। यहाँ तक कि लोगों के निवास स्थान भी अलग अलग होते हैं। कुछ लोग रूरल एरियाज में रहते हैं और कुछ लोग अर्बन एरियाज में रहते हैं और इसी प्रकार से किसी भी देश की जनसंख्या का कंपोजिशन तैयार होता है। किसी भी देश की जनसंख्या का कंपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि ये कंपोजिशन किसी भी देश के डेवलपमेंट में खास रोल अदा करता है और किसी भी देश को विकसित, अविकसित और पिछड़ा बनाता है। आज इसी प्रकार के प्रकरण का टॉपिक का हम अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि विश्व में किस प्रकार जनसंख्या का कंपोजिशन पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को मैं काफी देर के बाद में लेकर आया हूं। इसकी वजह है कि कोरोना की महामारी चारों ओर चल रही थी। इसमें कई जवान लोगों ने और कई टीचर्स ने, कई स्टूडेंट ने और कई साइंटिस्ट और डॉक्टर्स ने अपनी जान खोई है और उनकी जान खोने से मन व्यथित था, मानसिक रूप से परेशानी थी, इसलिए वीडियो तैयार नहीं कर पाया। लेकिन शो मस्ट गो ऑन, अर्थात स्टडी चलते रहनी चाहिए, अध्ययन चलते हुए रहना चाहिए और चलने का नाम ही जिंदगी है। अतः इस आवश्यकता को, इस जरूरत को, इस नेसेसिटीज को समझते हुए मैंने अपना काम जारी रखा और इस वीडियो को मैं आपके लिए लेकर आया हूं। आज हम जानेंगे कि विश्व में जनसंख्या का कंपोजिशन कैसा है, किस प्रकार का है और पूरे विश्व में उसका क्या रोल होता है। तो आइए देखते हैं कि विश्व में किस प्रकार का जनसंख्या का कंपोजिशन है और उसके क्या क्या प्रभाव हैं और किस प्रकार का रोल अदा करता है। डियर स्टूडेंट, आज हम क्लास 12th के मानव भूगोल के मूल सिद्धांत अध्याय 3 जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन का अध्ययन करेंगे। आज के जनसंख्या संगठन पॉपुलेशन कंपोजिशन में चर्चा के बिंदु इस प्रकार से हैं। पहला, जनसंख्या संगठन। दूसरा, लिंग संगठन यानी लिंग अनुपात। तीसरा, लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारक। चौथा, आयु संरचना। पांचवा, आयु संरचना के प्रभाव। छठा, आयु लिंग पिरामिड। सातवां, हॉट पॉइंट यानी फोकस और आठवां, हॉट क्वेश्चन यानी टेस्टिंग सैंपल का हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जनसंख्या संगठन। किसी भी देश में विविध प्रकार के लोग रहते हैं। इन लोगों को आयु, लिंग, साक्षरता, ग्रामीण नगरीय आवास, व्यवसाय और जीवन प्रत्याशा के आधार पर पृथक किया जा सकता है और सामान्यतः ये ही किसी स्थान की जनसंख्या संगठन कहलाता है अथवा हम जनसंख्या घटक भी हम कह सकते हैं। विश्व की जनसंख्या संगठन का वर्गीकरण इस प्रकार से किया जा सकता है। पहला, लिंग संगठन। दूसरा, आयु संगठन। तीसरा, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या। चौथा, साक्षरता। पांचवा, व्यावसायिक संरचना। सबसे पहले लिंग संगठन यानी सेक्स रेशो। किसी भी देश में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या महत्वपूर्ण होती है। जनसंख्या में स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के बीच अनुपात को लिंग अनुपात कहा जाता है। दूसरे शब्दों में, किसी स्थान पर प्रति हजार स्त्रियों या प्रति हजार पुरुषों पर स्त्रियों या पुरुषों की संख्या को लिंग अनुपात कहा जाता है। इसकी गणना अलग अलग देशों में अलग अलग प्रकार से की जाती है। विश्व के कुछ देशों में इस सूत्र के द्वारा इसकी गणना की जाती है। लिंग अनुपात बराबर पुरुष जनसंख्या बटे स्त्री जनसंख्या गुना 1000, अर्थात प्रति 1000 स्त्रियों पर पुरुषों की संख्या निकाली जाती है। भारत में लिंग अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है। लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या
बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या गिनी जाती है। किसी भी देश में स्त्रियां महत्वपूर्ण होती हैं। आइए उनकी प्राकृतिक लाभ बनाम सामाजिक लाभ को हम देखते हैं। लिंग अनुपात किसी देश में स्त्रियों की स्थिति के संबंध में महत्वपूर्ण सूचना होती है। जिन स्थानों पर लिंग भेदभाव, स्त्री भ्रूण हत्या, स्त्री शिशु हत्या और स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा या स्त्रियों की सामाजिक आर्थिक स्थिति निम्न होती है, वहां लिंग अनुपात कम पाया जाता है। जनसंख्या में अधिक स्त्रियां होने का मतलब यह नहीं है कि उनकी स्थिति का स्तर बेहतर है, अपितु यह भी हो सकता है कि पुरुष लोग ऐसे स्थान से प्रवास कर गए हों। यद्यपि स्त्रियां पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्थिति स्थापक होती हैं, अर्थात उनकी जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। पुरुषों की तुलना में उन्हें जैविक लाभ है, परंतु सामाजिक हानि व भेदभाव के कारण उनका यह लाभ समाप्त हो जाता है। आइए विश्व में लिंग अनुपात की स्थिति को हम देखते हैं। विश्व की जनसंख्या का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है, अर्थात प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 984 स्त्रियां हैं। विश्व में सबसे अधिक लिंग अनुपात लैटविया में और नेपाल में है, जहां प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष अथवा प्रति 1000 पुरुषों पर 1187 स्त्रियां हैं। सबसे कम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में है, जहां पर प्रति 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर लगभग 468 स्त्रियां हैं। भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 943 स्त्रियां हैं। लिंग अनुपात के विश्व के प्रतिरूप में विकसित प्रदेशों और विकासशील प्रदेशों में ज्यादा अंतर नहीं है। 139 देशों में अनुकूल तथा 72 देशों में प्रतिकूल लिंग अनुपात है। भारत, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में लिंग अनुपात निम्न है, जबकि रूस सहित यूरोप के एक बड़े भाग में पुरुष अल्प संख्या में हैं। इसका मुख्य कारण पुरुषों का प्रवास है। डियर स्टूडेंट, आइए हम विश्व के मानचित्र में हम विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में सेक्स रेशो को देखते हैं कि विश्व के अलग अलग स्थानों पर किस प्रकार का सेक्स रेशो वर्तमान में पाया जाता है। यदि हम मानचित्र को देखें, मानचित्र को ध्यान से देखें, तो जहां पर आपको ये डार्क ब्राउन कलर नजर आ रहा है, तो इन स्थानों में मानचित्र पर 200 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है, और जिस जगह पर आपको ये रेड कलर नजर आ रहा है वहां पर 150 से 200 पुरुष, और जहां पर आपको पिंक कलर नजर आ रहा है वहां पर 110 से 150 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर, और जहां पर आपको पिंक कलर गहरा नजर आ रहा है वहां पर 105 से 110 जो पुरुष हैं वो प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। इसके अलावा जिन जगहों पर आपको ग्रे कलर नजर आ रहा है, इन जगहों पर 100 से 105, और जहां लाइट ग्रीन है और थोड़ा डार्क ग्रीन है उन जगहों पर 95 से 100 और 90 से 95 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। विश्व के जिन स्थान पर डार्क ग्रीन कलर है वहां पर 90 से कम पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। अब हम विश्व के मानचित्र में अगर हम देखें तो अलग अलग जगह पर अलग अलग सेक्स रेशो पाया जाता है। सबसे पहले रेड कलर वाले स्थानों पर यह है ओमान। ओमान में विश्व का सबसे न्यूनतम सेक्स रेशो पाया जाता है, जहां पर 194 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर पाया जाता है। इसके अलावा जो सऊदी अरब है वहां पर 137 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर, और भारत में 108 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर, और चीन में 105 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। इसके अलावा मलेशिया में 105 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। अफ्रीका में
वेस्टर्न जो सहारा है यहाँ पर 109 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। रूस में 86 जो पुरुष है वो प्रति 100 महिला पर सेक्स रेशो पाया जाता है। विश्व में सबसे अधिक जो सेक्स रेशो है वो लाटविया में पाया जाता है 85 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर, और नेपाल में 84.546 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर पाया जाता है। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया में हम देखें तो 99 जो पुरुष है प्रति 100 महिला पर सेक्स रेशो पाया जाता है। अफ्रीका के शेष भागों में जहां पर ग्रे कलर है, नाइजीरिया में 102 पुरुष 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है, और ईरान में और इराक में 102 पुरुष प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। यूरोप के भागों में स्वीडन में 100 जो पुरुष हैं प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। अमेरिकन कॉन्टिनेंट में हम देखें तो कनाडा में 98 जो मेल्स हैं वो पर 100 फीमेल्स पर सेक्स रेशो पाया जाता है, और यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में 97 जो पुरुष हैं वो 100 महिला पर सेक्स रेशो पाया जाता है। दक्षिण अमेरिका में बोलिविया में 100 पुरुष प्रति 100 महिला पर सेक्स रेशो पाया जाता है। इन आंकड़ों का मिलान हम विभिन्न प्रकार की लिस्ट के साथ भी कर सकते हैं। ये लिस्ट दी गई है, इससे भी इसका मिलान किया जा सकता है। जैसे लाटविया में, यदि हम लाटविया में देखें तो लाटविया में यहाँ पर 85 जो पुरुष है प्रति 100 महिला पर सेक्स रेशो पाया जाता है, और नेपाल में 84.546 पुरुष प्रति 100 महिला पर सेक्स रेशो पाया जाता है। जिम्बाब्वे में, अफ्रीकन कंट्री जिम्बाब्वे में 91 जो पुरुष है प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। इसके अलावा दूसरे कंट्रीज में अगर हम देखें तो दूसरे कंट्रीज में भी इसी प्रकार का जो सेक्स रेशो है वो पाया जाता है। नाइजर में 101 जो पुरुष है प्रति 100 महिला पर सेक्स रेशो पाया जाता है। इसके अलावा स्वीडन में जो पुरुष है प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। इस प्रकार से संसार के विभिन्न भागों का अध्ययन करने पर हमें पता लगता है कि विश्व के अलग अलग भागों पर अलग अलग सेक्स रेशो पाया जाता है। भारत में 108 जो पुरुष हैं वो प्रति 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। यह है सऊदी अरबिया। सऊदी अरबिया में 137 जो पुरुष हैं वो 100 महिलाओं पर सेक्स रेशो पाया जाता है। इसके अलावा बहरीन में 183 व्यक्ति, और ओमान में ठीक इसके नीचे अगर हम ओमान को देखें तो ओमान में और बहरीन और ओमान और यूनाइटेड अरब अमीरात इसमें, और कतर इसमें देखिए कुवैत में 157 जो पुरुष हैं, और मालदीव में 173, बहरीन में 183, ओमान में 194, यूनाइटेड अरब अमीरात में 223 और कतर में 302 जो पुरुष हैं प्रति 100 महिला पर सेक्स रेशो पाया जाता है। इन आंकड़ों को देखने से पता लगता है कि जो मुस्लिम्स राष्ट्र हैं, जो मुस्लिम्स राष्ट्र है वहां पर सबसे कम सेक्स रेशो पाया जाता है। ये सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं, यहाँ पर जो आपको दिखाए गए हैं ये सारे के सारे मुस्लिम राष्ट्र हैं। यहाँ पर विश्व का सबसे न्यूनतम सेक्स रेशो पाया जाता है। लिंग अनुपात को प्रभावित करने वाले कारकों का जिक्र करते हैं। लिंग अनुपात को 3 प्रकार के कारक प्रभावित करते हैं। पहला जन्म दर, दूसरा मृत्यु दर और तीसरा प्रवास। सबसे पहले जन्म दर। प्रति 1000 स्त्रियों पर जन्म लेने वाले शिशुओं की संख्या जन्म दर कहलाती है। अधिकांश समाजों में स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष को प्रधानता जन्म के समय रहती है, पर प्रत्येक देश में जन्म पूर्व क्षति निम्न या अधिक होने से लिंग अनुपात बदल जाता है। इसलिए बहुसंख्यक मुस्लिम राष्ट्रों, एशियाई देशों में पुरुष जन्म दर उच्च है, यूरोप में और अमेरिका में मध्यम व दक्षिणी अमेरिका में निम्न है। अगला है मृत्यु दर। प्रति 1000 व्यक्तियों पर मरने वालों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है।
जैविक दृष्टि से पुरुष व स्त्रियों में बीमारियों की प्रतिरोध शक्ति भिन्न भिन्न होती है। विकासशील देशों में बालकों की मृत्यु अधिक होती है, इसलिए जन्म समय की अधिकता कुछ समय में समाप्त हो जाती है। जिन समाजों में स्त्रियों को महत्व नहीं दिया जाता है, उनके पोषण आहार के प्रति लापरवाही होती है, अतः प्रजनन काल में उनकी मृत्यु दर अधिक होती है और लिंग अनुपात इससे प्रभावित होता है। अगला है स्थानांतरण यानी प्रवास। सामाजिक रीति रिवाज, अर्थव्यवस्था आदि कारण स्थानांतरण लिंग अनुपात को निर्धारित करते हैं। यातायात, संचार के साधनों के विकास के कारण स्त्रियों व पुरुषों का स्थानांतरण हो रहा है। इसके अलावा विकासशील देशों में ग्रामीण क्षेत्र से नगर क्षेत्रों में तथा महामारी, अकाल और आपदा आदि के कारण से लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को प्रवास करते हैं, जो लिंग अनुपात को प्रभावित करता है। आइए आयु संरचना यानी एज स्ट्रक्चर का अध्ययन करते हैं। किसी देश या प्रदेश की जनसंख्या में विभिन्न आयु वर्ग के अनुपात को किसी देश की आयु संरचना कहा जाता है। विश्व में आयु संरचना के 3 वर्ग पाए जाते हैं। पहला वर्ग बाल आयु वर्ग, जो 0 से लेकर 14 वर्ष तक होता है। दूसरा वयस्क आयु वर्ग, जिसमें 15 से 60 वर्ष की आयु के लोग होते हैं। तीसरा वृद्ध आयु वर्ग, जिसमें 60 से अधिक वर्ष के लोग होते हैं। सबसे पहले बाल आयु वर्ग, 0 से 14 वर्ष या 15 वर्ष से कम आयु के बच्चे इसमें शामिल होते हैं। यह वर्ग अनुत्पादक होता है। पालन पोषण शिक्षा का व्यय इस पर अधिक होने से यह आश्रित जनसंख्या होती है। चीन, भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, अफ्रीका, बांग्लादेश में इनकी संख्या अधिक है, जबकि संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, जापान, ग्रेट ब्रिटेन, कनाडा में इनका अनुपात कम है। अगला है वयस्क आयु वर्ग यानी अडल्ट एज। इस आयु वर्ग में 15 से 60 वर्ष के लोगों को शामिल किया जाता है। इसे क्रियाशील जनसंख्या भी कहा जाता है। देश के बाल वृद्ध आयु वर्ग इसी आयु वर्ग पर आश्रित होते हैं। यूएनओ की रिपोर्ट के अनुसार विकसित देशों में 65.6% और विकासशील देशों में 56.2% लोग वयस्क हैं। अफ्रीका में 51.2%, यूरोप में 64.7%, एशिया में 56.6%, उत्तरी अमेरिका में 64.6% और दक्षिणी अमेरिका में 56.3% लोग वयस्क हैं। तीसरा है वृद्ध आयु वर्ग यानी ओल्ड एज ग्रुप। इस ग्रुप में 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग शामिल किए जाते हैं। इस आयु वर्ग के लोगों की शारीरिक क्षमता कम होती है। विकसित देशों में जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों न्यून स्तर पर होने व जीवन प्रत्याशा उच्च होने से वृद्ध आयु के लोगों की संख्या अधिक है। विश्व में 5.7% लोग 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं। विकसित देशों में 11.4% और विकासशील देशों में 3.8% लोग वृद्ध हैं। आइए आयु संरचना के प्रभाव का जिक्र करते हैं। आयु संरचना के किसी भी देश के लिए निम्न प्रभाव होते हैं। पहला, देश में अगर बच्चों की संख्या अधिक है और इनका विकास ठीक हो तो इनका ऊंचा प्रतिशत लाभदायक होता है, अन्यथा ये भार के स्वरूप होते हैं। भारत, मैक्सिको, ब्राजील, फिलीपीन इसका उदाहरण है। दूसरा प्रभाव, विकासशील राष्ट्रों में बच्चों का अधिक प्रतिशत राष्ट्रीय आय और उत्पादक वर्ग में प्रतिकूल प्रभाव डालता है और श्रम शक्ति को भी ये कम करता है। तीसरा, विकासशील देशों में श्रम शक्ति वाले आयु वर्ग की कमी से प्रत्याशित आयु विकसित देशों की तुलना में कम होती है। यूएसए में 79 वर्ष, कनाडा में 82 वर्ष, ग्रेट ब्रिटेन में 81 वर्ष, जापान में 84 वर्ष और भारत में 66 वर्ष प्रत्याशित आयु है। चौथा, विकसित राष्ट्रों में पहले युवा जनसंख्या अधिक थी, जिससे इनका विकास तेजी से हुआ,
लेकिन वर्तमान में यही जनसंख्या कम जन्म दर के कारण से वृद्ध हो गई है। इसे एजिंग ऑफ पॉपुलेशन की स्थिति कहा जाता है। यूएसए, कनाडा, ग्रेट ब्रिटेन, फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में जनसंख्या की वृद्धि तेजी से घटी है। आइए आयु लिंग पिरामिड का अध्ययन करते हैं। जनसंख्या की आयु और लिंग संरचना के अनुपात को व्यक्त करने हेतु एक विशेष रेखा चित्र जो पिरामिड जैसा दिखाई देता है बनाया जाता है। इसे आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। इस पिरामिड के 3 प्रतिरूप होते हैं। पहला वृद्धिमान जनसंख्या यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा स्थिर जनसंख्या यानी कांस्टेंट पॉपुलेशन और तीसरा ह्रासमान जनसंख्या यानी डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। डियर स्टूडेंट, किसी भी देश की जनसंख्या को समझने के लिए आयु लिंग पिरामिड की आकृति बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से किसी भी देश में जनसंख्या को प्रदर्शित करने वाली आकृति पिरामिड का अध्ययन कैसे किया जाता है। यदि हम पिरामिड की आकृति को ध्यान से देखें तो पिरामिड की आकृति के अलग अलग पार्ट होते हैं। इसका राइट हैंड साइड का जो हिस्सा है, दायां जो हिस्सा है, वो किसी भी देश की फीमेल्स यानी महिलाओं की संख्या को दिखाता है और इसके अलावा बायां जो हिस्सा है इसका किसी भी देश की पुरुष की जनसंख्या को यह मेंशन करता है। इसके अलावा बाईं तरफ जो आपको अलग अलग आयु ग्रुप यहाँ पर दिखाए गए हैं, ये जो हिस्सा है ये किसी देश के विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या यानी एज ग्रुप अलग अलग आयु वर्ग को दिखाता है। जबकि इसके ठीक नीचे वाले हिस्से में जो परसेंटाइल दिखाया गया है, परसेंटेज दिखाया गया है, ये इन अलग अलग आयु वर्ग के लोगों की प्रतिशत दिखाता है कि उस देश में, किसी देश में ये कितने प्रतिशत में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके बीच की जो लाइन है, ये इस आकृति को 2 भागों में बांटती है, एक महिला वाला हिस्सा और एक पुरुष वाला हिस्सा। इस प्रकार से ये आकृति अलग अलग हिस्सों में बटी हुई होती है और जिसका अलग अलग अध्ययन हम एक ग्राफ के माध्यम से करते हैं। आइए नाइजीरिया के माध्यम से समझते हैं कि यहाँ पर विभिन्न आयु वर्ग के लोगों की संख्या कितनी है, कैसे है, और इसको देख करके आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर किन आयु वर्ग के लोगों की संख्या ज़्यादा है और किन आयु वर्ग के लोगों की संख्या कम है। दूसरी बात, यहाँ यह जो देश है किस प्रकार का देश है, विकसित देश है या विकासशील देश है या पिछड़ा हुआ देश है। यदि नाइजीरिया के ग्राफ को हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पर जो 5 से 9 वर्ष की आयु वर्ग के जो पुरुष वर्ग की जो जनसंख्या है वो यहाँ पर लगभग 11.75% पाई जाती है। यहाँ पर लगभग 11.75% पुरुष की जनसंख्या है और लगभग यहाँ पर 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग के जो लोगों, महिलाओं की जो संख्या वो लगभग 11% है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो पुरुष जो बच्चे हैं उनकी संख्या ज़्यादा है और जो महिला जो वर्ग है उसकी संख्या थोड़ा सा कम है। इसके अलावा चित्र को अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर 10 से 14 वर्ग के जो बच्चे हैं उनका जो परसेंटेज है वो लगभग 10% है। लगभग 10% पुरुष वर्ग है और यहाँ पर लगभग 9.75 जो प्रतिशत है वो महिलाओं की संख्या है। इस प्रकार से ग्राफ को देख करके ये बात पता लगती है कि जहाँ पर ग्राफ का हिस्सा, जिस स्थान पर ग्राफ का हिस्सा ज़्यादा बाहर होता है उस जगह पर उस आयु वर्ग के लोगों की संख्या उस स्थान पर देश में ज़्यादा पाई जाती है। यदि ग्राफ में बीच में ये हिस्सा ज़्यादा बाहर निकला हुआ होता महिलाओं में भी और पुरुष में भी, तो तब इससे ये पता लगता कि यहाँ पर
जो वयस्क आयु वर्ग है उनकी संख्या ज़्यादा है। लेकिन इस ग्राफ में सबसे नीचे बॉटम में यहाँ पर ग्राफ के जो स्तंभ है वो ज़्यादा बाहर हैं। इसका मतलब ये यहाँ पर बच्चों की संख्या ज़्यादा है, यानी जन्म दर भी ज़्यादा है और मृत्यु दर भी ज़्यादा है। इस प्रकार ये पिछड़ा हुआ कंट्री है, यानी अविकसित देश है। और यहाँ पर सबसे ऊपर अगर हम देखें तो यहाँ यह हिस्सा सबसे ऊपर पतला होता चला गया है और यहाँ पर लगभग 85 से ज़्यादा और 80 से ज़्यादा लोगों की जो संख्या है वो बेहद कम है, अर्थात 1 या 2% है। इसका मतलब यह है कि यहाँ बच्चों की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो उम्मीद है आपको ये ग्राफ समझ में आ गया होगा। इस तरह की जो आकृतियां हैं वो अन्य देशों की भी आकृतियां होती हैं, विकसित देश में भी और विकासशील देशों में भी। इसकी आकृतियां अलग अलग तरीके से भी हो सकती हैं। इस प्रकार की आकृतियां भी किसी देश में हो सकती है, जैसे यहाँ पे कीनिया का उदाहरण आपको दिया गया है। इसमें भी राइट हैंड साइड का हिस्सा फीमेल का होता है और लेफ्ट हैंड साइड का जो हिस्सा होता है मेल का होता है। इसके अलावा अन्य आकृतियां भी हो सकती हैं। कुछ आकृतियां इस प्रकार के भी हो सकती हैं, इनमें भी सेम वही चीज होती है। राइट हैंड साइड में फीमेल का पार्ट होता है और लेफ्ट हैंड साइड में मेल का पार्ट होता है। किसी भी प्रकार की आकृति विभिन्न प्रकार के रंगों में ये आकृतियां हो सकती हैं, लेकिन अध्ययन करने का तरीका एक ही होता है। सबसे पहले इंक्रीजिंग पॉपुलेशन यानी वृद्धिमान जनसंख्या। यदि पिरामिड का आधार चौड़ा है और ऊपर की ओर शिखर लगातार पतला है, इसका तात्पर्य है कि इस प्रकार के देशों में जन्म दर और मृत्यु दर दोनों उच्च हैं। भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफ्रीका, लैटिन अफ्रीकी देशों में और नाइजीरिया में इस प्रकार की स्थिति देखने में आती है। अगला है स्थिर जनसंख्या, कांस्टेंट पॉपुलेशन। जब पिरामिड का आकार नीचे से मध्य भाग तक एक लंबवत रूप में होता है और शीर्ष कम ढाल वाला हो तो यह स्थिर जनसंख्या का सूचक है। विकसित देशों में इस प्रकार का पिरामिड मिलता है। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया इसके अच्छे उदाहरण हैं। अगला है ह्रासमान जनसंख्या यानी डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। जब पिरामिड का आकार नीचे पतला और मध्य में अपेक्षाकृत मोटा और शीर्ष में कम ढाल या मध्यम ढाल वाला होता है तो यह घटती जनसंख्या को दिखाता है, जो ऋणात्मक यानी नेगेटिव जन्म दर का सूचक है। जापान, स्वीडन, इटली इसके उदाहरण हैं। हम पिरामिड की विभिन्न अवस्थाओं के आधार पर अलग अलग देशों की जनसंख्या को समझते हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि पिरामिड की 3 अवस्थाएं होती हैं, एक इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, दूसरा कांस्टेंट पॉपुलेशन और तीसरा डिक्रीजिंग पॉपुलेशन। आइए हम इन तीनों अवस्थाओं के माध्यम से हम अलग अलग देशों की जनसंख्या का अध्ययन करते हैं। दूसरी बात, हम इस बात का भी अध्ययन करते हैं कि अलग अलग पिरामिड के द्वारा हम किसी कंट्री को कैसे पहचान सकते हैं कि ये पिरामिड किस अवस्था वाले कंट्री का पिरामिड है और उसमें उस देश में जनसंख्या की क्या स्थिति है। सबसे पहले हम वृद्धिमान जनसंख्या यानी इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को समझते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर नाइजीरिया का एक उदाहरण दिया गया है। यदि कोई पिरामिड आधार से, उसके बेस से यानी आधार से चौड़ा होता है और उसका जो शीर्ष है यानी उसका जो ऊपर का जो भाग है वो पतला है और शेष जो अन्य भाग हैं वो मध्य के जो भाग हैं अगर तीव्र ढाल वाले हैं, तो ऐसा जो कंट्री है वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन वाला कंट्री कहा जाता है। क्योंकि यदि उसका आधार क्यों चौड़ा है? उसका आधार इसीलिए चौड़ा है, यदि हम आयु वर्ग में हम देखें तो यहाँ पर विभिन्न प्रकार के आयु वर्गों की जो जनसंख्या है
उसमें 0 से लेकर 10 साल के 0 से लेकर 15 वर्ष के जो बच्चों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। और यहाँ पर हम नाइजीरिया में देखें तो यहाँ पर जो 0 से लेकर 15 साल के जो बच्चे हैं उनका जो प्रतिशत है, पुरुष जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो लगभग 12% है और स्त्री जनसंख्या का जो प्रतिशत है वो लगभग 11.5% है। जिस देश में बच्चों की संख्या ज्यादा होती है तो उसका जो पिरामिड का आधार नीचे से बड़ा होता है और चौड़ा होता है। ऐसे देश में बच्चों की संख्या ज्यादा होने का मुख्य कारण है कि यहाँ पर जन्म दर भी ज्यादा होती है, मृत्यु दर भी ज्यादा होती है। मध्य भाग में पिरामिड का जो भाग है, जहां पर 15 वर्ष से लेकर 45 साल की उम्र के जो लोगों का आंकड़ा दिखाया गया है, ये कुछ घट जाता है क्योंकि इनकी जो संख्या है बच्चों की अपेक्षा कम होती है। और दूसरी बात, यहाँ मृत्यु दर अधिक होने की वजह से यहाँ पर युवाओं की संख्या भी कम होती है। ऊपर के शीर्ष भाग में हम देखें तो ऊपर का शीर्ष भाग इसीलिए ये पतला होता है क्योंकि यहाँ पर मृत्यु दर अधिक होने से वृद्धों की संख्या कम होती है। इस प्रकार के जो कंट्री हैं, अविकसित अवस्था वाले कंट्री होते हैं। भारत, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, नाइजीरिया इसी प्रकार के कंट्री हैं जहां पर इस प्रकार का पिरामिड देखने में आता है। आइए अब हम कांस्टेंट पॉपुलेशन कंट्री का और उसके पिरामिड का अध्ययन करते हैं। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक एग्जाम्पल दिया गया है। यदि कोई पिरामिड अपने आधार से, बेस से, आधार से यदि लंबवत अवस्था में है और उसका जो मध्य भाग है अपेक्षाकृत नीचे वाले भाग की अपेक्षा चौड़ा होता है और ऊपर का जो भाग है, शीर्ष जो भाग है वो कम ढाल वाला होता है, तो ऐसी अवस्था का जो कंट्री है वो विकसित कंट्री होता है। लेकिन इस प्रकार के कंट्री में कांस्टेंट यानी स्थिर जनसंख्या देखने में आती है। इस प्रकार के कंट्री में स्थिर जनसंख्या क्यों होती है? यदि हम इस कारण पर विचार करें, यदि हम इस पिरामिड के आधार को देखें तो यहाँ पर 0 से लेकर जो 15 साल के जो बच्चे हैं उनका प्रतिशत यहाँ पर कम है। यानी यहाँ पर अगर हम इसको ध्यान से देखें, लगभग 2.5% यहाँ पर पुरुष जनसंख्या है बच्चों की और लगभग 2.25% स्त्री जनसंख्या है बच्चों की। ऐसे कंट्री में बच्चों की संख्या कम होने का मुख्य कारण यह है कि इस प्रकार के कंट्री, इस प्रकार के देश विकसित देश की श्रेणी में आते हैं और इन्होंने अपनी जनसंख्या को नियंत्रित कर लिया है, काफी ज्यादा कंट्रोल कर लिया है। यही वजह है यहाँ पर छोटे बच्चों की जो जन्म दर है वो कम है और मध्य भाग में यह पिरामिड चौड़ा होता है। इसको देखने से पता लगता है कि यहाँ पर 15 से लेकर जो 60 साल के जो लोग हैं उनकी संख्या काफी ज्यादा बढ़ गई है। वो इसीलिए बढ़ गई है क्योंकि ऐसे कंट्रीज ने अपने यहाँ पर मृत्यु दर पर नियंत्रण पा लिया है। जन्म दर पर नियंत्रण की वजह से, जनसंख्या में अंकुश लगाने की वजह से जो जनसंख्या पहले युवा अवस्था में थी वो अब वृद्धा अवस्था की ओर जा रही है और जो जनसंख्या पहले बच्चों की अवस्था में थी वो अब युवा अवस्था में पहुंच रही है और युवावस्था की जनसंख्या वृद्धा अवस्था में पहुंचने की वजह से उनकी संख्या क्योंकि कम है, यही वजह है कि ऊपर का जो शीर्ष है इस प्रकार के पिरामिड का वो मध्यम ढाल वाला और कम ढाल वाला होता है और इस प्रकार के जो कंट्री की जो जनसंख्या है वो कांस्टेंट हो जाती है, स्थिर हो जाती है क्योंकि रोगों पर नियंत्रण की वजह से जीवन प्रत्याशा अधिक हो जाती है और जन्म दर को नियंत्रण करने की वजह से जनसंख्या बढ़ नहीं पाती है। ऑस्ट्रेलिया में इस प्रकार की स्थिति और फ्रांस में इस प्रकार की स्थिति देखने में आती है। आइए डिक्रीजिंग पॉपुलेशन पिरामिड का हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार का
जो पिरामिड यदि हम देखें जिसका आधार बिल्कुल पतला है और जिसका जो मध्य भाग है वो बीच में बहुत अधिक चौड़ा है और जो शीर्ष भाग है वो बेहद कम ढाल वाला है या मध्यम ढाल वाला है, तो इस प्रकार का जो कंट्री है वो ह्रासमान यानी डिक्रीजिंग पॉपुलेशन वाला होता है। इस पिरामिड की खास बात हम देखें तो यहाँ पर सबसे नीचे वाला जो आधार का जो भाग है, यहाँ पर 0 से लेकर 10 साल के जो बच्चों की जो अवस्था है वो बेहद कम है। इस पिरामिड में, जापान के इस प्रकार के पिरामिड में जो पुरुष बच्चों की जनसंख्या है वो लगभग 1 या 1.5% है और ठीक इसी प्रकार से 1.5% के करीब यहाँ पे महिलाओं की जनसंख्या है। जबकि मध्य भाग में हम यहाँ देखें तो यहाँ पर 10 से लेकर जो 55 साल और 60 साल के जो लोग हैं यानी पुरुष और स्त्री, उनकी जनसंख्या सबसे अधिक है। और ऊपर के भाग में हम देखें 65 साल से 60 साल से ऊपर के जो लोग हैं उनकी जो संख्या है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है। इस प्रकार के पिरामिड में खास बात यह है कि इस प्रकार के कंट्री विकसित कंट्री की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपनी जन्म दर को और मृत्यु दर को अधिक नियंत्रित कर लिया है, रोगों पर नियंत्रण पा लिया है। यही वजह है कि जन्म दर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से और मृत्यु दर बहुत ज़्यादा कम होने की वजह से वहाँ पर बच्चों का जो प्रतिशत है वहाँ बहुत कम होता है। मृत्यु दर में ज़्यादा नियंत्रण हो जाने की वजह से जीवन प्रत्याशा अधिक होती है। यही वजह है कि वहाँ पर युवाओं की और वृद्धों की संख्या बढ़ जाती है। जन्म दर पर नियंत्रण पा लिया है और नई संतानों का, नए बच्चों का जन्म नहीं हो रहा है और जो शेष जो युवा वर्ग की जो जनसंख्या थी वो वृद्ध अवस्था में पहुंच गई है। यही वजह है कि ऐसे देश में नई संतानों का, नई जनसंख्या का जन्म ना होने की वजह से जो शेष जो जनसंख्या है वो घटने की स्थिति में आ जाती है। इसीलिए उसको हम डिक्रीजिंग पॉपुलेशन का पिरामिड कहते हैं। जापान में और स्वीडन में इस प्रकार की स्थिति देखने में आती है कि इस प्रकार की जो पॉपुलेशन है वो ऋणात्मक यानी नेगेटिव पॉपुलेशन भी कही जाती है। उम्मीद है आपको इस प्रकार के जो पिरामिड है इनकी तीनों अवस्थाएं आपको समझ में आ गई होंगी। आइए अब हम हॉट पॉइंट्स का अध्ययन करते हैं। पहला, विविध आयु, लिंग, साक्षरता, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय जनसंख्या किसी भी स्थान का जनसंख्या संगठन कहलाती है। दूसरा, स्त्रियों और पुरुषों की संख्या के अनुपात को लिंग अनुपात कहते हैं। तीसरा, भारत में लिंग अनुपात बराबर स्त्रियों की संख्या बटे पुरुषों की संख्या गुना 1000। चौथा, विश्व का लिंग अनुपात बराबर पुरुषों की संख्या बटे स्त्रियों की संख्या गुना 1000। पांचवा, विश्व का औसत लिंग अनुपात प्रति 100 स्त्रियों पर 102 पुरुष है। छठा, सबसे अधिक लिंग अनुपात लैटविया में और नेपाल में है, जहां पर प्रति 100 स्त्रियों पर 85 पुरुष लिंग अनुपात पाया जाता है। सातवां, सबसे कम लिंग अनुपात संयुक्त अरब अमीरात में है, जहां 100 स्त्रियों पर 311 पुरुष लिंग अनुपात पाया जाता है। आठवां, भारत में प्रति 1000 पुरुषों पर 943 स्त्रियां लिंग अनुपात है। नौवां, विश्व में 65.6% लोग वयस्क विकसित और 56.2% लोग वयस्क विकासशील देशों में हैं। वृद्ध होती जनसंख्या को एजिंग ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं। 11वां, आयु और लिंग संरचना अनुपात को दिखाने वाला रेखा चित्र आयु लिंग पिरामिड कहा जाता है। आइए आज हम हॉट क्वेश्चन का अध्ययन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जनसंख्या संगठन से क्या अभिप्राय है? क्वेश्चन नंबर 2, लिंग अनुपात क्या है? लिंग अनुपात का सूत्र लिखो। क्वेश्चन नंबर 3, विश्व में औसत लिंग अनुपात कितना है? क्वेश्चन नंबर 4,
विश्व में सबसे अधिक और सबसे कम लिंग अनुपात के देशों के नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 5, आयु लिंग पिरामिड क्या है? इसकी विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन कीजिए। आई होप आज का वीडियो आपको काफी पसंद आया होगा। इस वीडियो में मैंने वर्ल्ड की पॉपुलेशन से रिलेटेड वर्ल्ड पॉपुलेशन कंपोजिशन के बारे में काफी विस्तार से जानकारी दी है। यहाँ तक कि अलग अलग एज ग्रुप और अलग अलग सेक्स रेशो का जो इफेक्ट है, उसके जो प्रभाव हैं, वो बुक में नहीं दिए हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर उनको पढ़ाया है, उन्हें यहाँ बताया है। तो उससे रिलेटेड भी आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। यहाँ तक कि इस टॉपिक में जो मैंने वर्ल्ड पॉपुलेशन की जो डेंसिटी है और उसको कैलकुलेट करने का जो सूत्र है, फार्मूला है, और पिरामिड के माध्यम से वर्ल्ड की पॉपुलेशन को कैसे पहचाना जा सकता है, यानी विकसित कंट्री, अविकसित कंट्री और पिछड़े हुए देशों की दशा को, उनकी जनसंख्या को कैसे हम क्लासिफाई कर सकते हैं पिरामिड के माध्यम से, उसे भी यहाँ पर क्लियर किया गया है। आशा है, उम्मीद है आपको वो सभी क्लियर हो गए होंगे। यहाँ तक कि टॉपिक के लास्ट में मैंने हॉट पॉइंट और हॉट क्वेश्चन दिए गए हैं, ये आपको स्टडी में काफी ज्यादा मदद करेंगे। डियर स्टूडेंट, इससे पहले मैंने पॉपुलेशन से रिलेटेड और भी वीडियोस बनाए हुए हैं जो इंडिया से रिलेटेड हैं और पूरे विश्व से रिलेटेड हैं। उनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दिया हुआ है, आप वहां से भी इन वीडियोस को प्राप्त कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, मैंने इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी चैनल बनाया हुआ है। आप वहां से भी जियो मास्टर चमोली का चैनल सर्च करके वहां से ज्योग्राफी से रिलेटेड जो सामग्री है वहां से प्राप्त कर सकते हैं, जो आपकी स्टडी में काफी ज्यादा मदद करेगा। आई होप आपका ये टॉपिक आज का क्लियर हो गया होगा। नए टॉपिक के साथ में फिर दोबारा यहीं पर जियो मास्टर चमोली में मिलेंगे दोबारा। तब तक बने रहिए हमारे साथ में और सब्सक्राइब करिए जियो मास्टर चमोली को और लाइक करिए। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू।